This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 4 पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। इसका हम यूनिट नंबर 4.1 कर रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे। द ग्रेट विजनरीज। यूनिट 4 पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। यूनिट 4.1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में द ग्रेट विजनरीज। ये हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है। अब हम इस यूनिट में इसी यूनिट की सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, ऑल द एक्सरसाइजेस। इस यूनिट Number 4.1 Reading Comprehension. Exercise number 1. Complete the table given in task 2 of the pre-reading section. What did you learn after reading the text? Share your table with your partner. अब आपने ये जो टास्क 2 एक ना एक्सरसाइज में दी गई है, टास्क 2 पेज नंबर देखिए स्टार्टिंग के ऊपर बुक में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ पेज नंबर 77 इस पर लिखा हुआ है फिल इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल अबाउट कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल। ये टेबल है, आप इसको ड्रॉ करें, अपनी नोटबुक में मैनेज करें। बट आई थिंक आई नो, आप अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो कायद-ए-आज़म के लिए, फिर अल्लामा इकबाल के लिए। बट आई वॉन्ट टू नो, फिर आप मज़ीद क्या जानना चाहते हो यहाँ पे ये लिस्ट डाउन करो। What I learned, फिर इस चैप्टर से आपने उनसे रिलेटेड क्या सीखा। ये एक्टिविटी है छोटी सी, जस्ट के व्हाट हैव यू लर्न थ्रू द चैप्टर थ्रू रीडिंग। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है? रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने टेक्स्ट रीड किया है, ठीक है, पीछे चैप्टर सारी मेल्स वगैरह आप फिर से देखें, उनको गो थ्रू करते हुए आपने ये नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए से एफ तक। इन स्टेटमेंट्स में आपने बताना है कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी, यानी उस स्टूडेंट का नाम बताना है कि इस टॉपिक के ऊपर जो मालूमात थी वो किस स्टूडेंट ने कलेक्ट की। और इनके आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिख दो, नोटबुक में लिखो। ऑप्शन नंबर ए, फिर स्टेटमेंट नंबर 1 ये क्या है कि पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी और अचीवमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन किस स्टूडेंट ने गैदर की थी। अब आपने फ़ौरन से पीछे जो भी मेल्स हैं आपने फ़ौरन से देखना है कि पहले तो सब्जेक्ट उसका देखें, कायद-ए-आज़म का हो, अल्लामा इकबाल नहीं, कायद-ए-आज़म का सब्जेक्ट हो और इसमें हेडिंग देखें कि आप पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट। अब ये पेज नंबर 78 पे लिखा हुआ है पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स और ये कायद-ए-आज़म का ही टॉपिक है। और ये इसमें स्टूडेंट का नाम किसका लिखा हुआ है? ताहिरा है। और ये ईमेल एड्रेस भी आप उसका लिख सकते हो और नाम भी लिख सकते हो। सो आंसर ए इज़ ताहिरा। नेक्स्ट बी है पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल। अब अल्लामा इकबाल के टॉपिक में पहले ये देखें कि ये पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, इसकी हेडिंग देखें, ये है पेज नंबर 83 और इसका सब्जेक्ट है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का ही पूछा गया और इसमें स्टूडेंट का नाम क्या है? फ़रहीन, राइट। सो आंसर इज़ फ़रहीन। स्टेटमेंट नंबर सी, द कायद्स एस्पिरेशंस फॉर द मुस्लिम्स। ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्टेटमेंट नंबर सी, द कायद्स एस्पिरेशंस फॉर द मुस्लिम्स पाकिस्तान। अब कायद-ए-आज़म का सब्जेक्ट आपने देखना है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस फॉर पाकिस्तान और इसमें क्या लिखा हुआ है? हुमा आंसर है इसका। स्टेटमेंट नंबर डी क्या है? अल्लामा इकबाल्स एस्पिरेशंस फॉर द मुस्लिम्स। एस्पिरेशन फॉर मुस्लिम, ये अल्लामा इकबाल है, पेज नंबर 84 पे। आंसर क्या है इसका? ताहिरा। ये ताहिरा ने गैदर की थी इंफॉर्मेशन। उसके बाद है पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल।
पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट पेज नंबर 82, सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल और स्टूडेंट का नाम है लुबना ने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। इसके बाद है कायद्स पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, ये ताहिरा ने गैदर की थी इन्फॉर्मेशन। ओके, पेज नंबर 80, पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट कायद आज़म, स्टूडेंट का नाम मेंशन है यहाँ पे ताहिरा, और एड्रेस बार में भी उसी का ईमेल अकाउंट है, ईमेल एड्रेस। तो ठीक है स्टूडेंट, फॉर एक्सरसाइज 3 मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ दे आर सपोज्ड टू वर्क। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3 है, नेक्स्ट हम ये करते हैं। अब एक दफ़ा फिर मैं आंसर्स रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए ताहिरा, ऑप्शन बी फ़रहीन, ऑप्शन सी हुमा, ऑप्शन डी ताहिरा, ऑप्शन ई लुबना, ऑप्शन एफ ताहिरा। ये एक्सरसाइज 3 है, वोकैबुलरी की एक्सरसाइज है। इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपने सर्च करने हैं, आप खुद सर्च करें डिक्शनरी से, तो आप बहुत अच्छा सीखते हो, आपको याद हो जाते हैं वर्ड्स। इसके अलावा आप इनके आंसर्स पीछे जो वर्ड्स के लास्ट पे वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, नेट से चेक कर सकते हो। तो डायनेमिक का मीनिंग क्या है? डायनेमिक जो है तो अ पर्सन विद फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एक्टिव पर्सन, ठीक है, विद एन एक्टिव एटीट्यूड। स्टेडफास्टनेस किसको बोलते हैं? स्टेडफास्ट होता है साबित कदम रहना, स्टेडफास्टनेस साबित कदमी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इस तरह के उसूल जो रहनुमाई कर रहे हैं, रहनुमाई करने वाले उसूल। अनपैरेलल्ड जिसका कोई सानी ना हो, मिसाल ना मिलती हो। अनडिज़ायर्ड ना चाह। एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन होता है इदराक, तेज़ फहमी, बारीक बीनी। और प्रोपोनेंट क्या होता है? हामी होना, मुआविन होना, मददगार होना। पोलराइजेशन का मतलब होता है हिस्सों में बांट देना, मुख्तलिफ हिस्सों में अलग कर देना। एस्पिरेशंस हमारी तवक्कुआत होती हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनविजन्ड का मतलब है तसव्वुर किया गया। प्लुरलिस्टिक का मतलब है कसरत पसंदाना, बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फ़र्क, इम्तियाज़। प्रिवेल्ड का मतलब है छाया हुआ। इम्पार्शलिटी गैर जानिबदारी का मतलब होता है इंसाफ के साथ सोचना, फ़ैसला करना, यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं, जो मुनसिफाना डिसीजन हो उसको लेना, इसको कहते हैं गैर जानिबदार होकर सोचना, यानी दूसरों के लिए एज आ होल सोचना, अपने आप को, अपनी पसंद को इग्नोर करते हुए। ट्रांसफॉर्म का मतलब है मुंतकिल करना, ट्रांसफॉर्म मुंतकिल कर देना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है नफाज यानी अमल। वर्सटाइल का मतलब है मल्टी डायमेंशनल होना, यानी मुख्तलिफ फ़न होना एक शख्सियत में, मुख्तलिफ हुसूसियात होना। अकम्पलिशमेंट्स अचीवमेंट्स को कहते हैं, यानी कारनामे, शानदार कारनामे। कल्मिनेटिंग का मतलब है इख्तितामी। और रिकॉल का मतलब है याद करना, उनको फिर से याद करना। विक्टिमाइजेशन का मतलब है निशाना बनाना, जैसे मुतासर होना, शिकार होना। डिस्टिंक्शन फ़र्क, इम्तियाज़। होमिज का मतलब है अकीदत, एहतराम में, खराज अकीदत में। क्वेस्ट तलब, प्यास, ज़रूरत होना। इनके सारे इंग्लिश मीनिंग्स बुक के लास्ट पे भी दिए गए हैं, और आप किसी भी डिक्शनरी से भी इनके मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हो, और इस तरह से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। एक्सरसाइज 4 क्या है? वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। Each student should write 6 sentences in their notebook. Follow the steps given below. कि आप 4 स्टूडेंट का ग्रुप फॉर्म कीजिए, ठीक है, और फिर नोटबुक में सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, क्रिएटिव सेंटेंसेस।
Give a number from 1 to 4 to each member of the group. Next, each members of the group should use 6 of these words in their own sentences as follows. जैसे आप 4 स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट नंबर 1, वो अभी आपने जो एक्सरसाइज नंबर 3 की है इसमें 24 वर्ड्स हैं पेज नंबर 85 पे. इसमें से जैसे स्टूडेंट 1 है उनको असाइन किए जाएंगे वर्ड नंबर 1 जैसे डायनामिक है, फिर नंबर 5 पे है अनडिज़ायर्ड, फिर नंबर 9 पर है एस्पिरेशंस, नंबर 13 पे है प्रिवेल्ड, नंबर 17 पे क्या लिखा हुआ है वर्सटाइल, और नंबर 21 पे है विक्टिमाइजेशन. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं 6 वर्ड्स. तो स्टूडेंट 1 ने 6 वर्ड्स को यूटिलाइज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. इस तरह हर स्टूडेंट जो भी आगे नंबर्स हैं ये वर्ड्स के नंबर हैं, उसी लिस्ट में से ये वाले नंबर्स देख के उनके आगे जो वर्ड्स हैं वो देखिए और उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए. ठीक है, इस एक्टिविटी का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप अपने क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाओ, फॉर्म करो, स्ट्रक्चर भी आपका क्लियर होगा और कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाते हैं वोकैबुलरी भी आप लर्न करोगे. ठीक है, और वर्ड्स आपने सारे वही यूज़ करने हैं जो यहाँ पे मेंशन है. मतलब एक्सरसाइज 3 में जितने भी वर्ड्स हैं उनके आप सेंटेंसेस बना के देखिए. दैट्स इट. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, एक्सचेंज योर नोटबुक्स विद ईच अदर. चारों स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अपनी कॉपीज़ एक्सचेंज करें, देखें सब ने कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं. रीड ऑल द सेंटेंसेस रिटन बाय योर ग्रुप मेंबर्स, गिव क्रिटिकल फीडबैक. अगर किसी का सेंटेंस आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको, जो आपको मिस्टेक लग रही है उसको बताइए, और अगर अच्छा है तो अप्रिशिएट करें. इनकॉर्पोरेट द फीडबैक गिवन बाय योर ग्रुप मेंबर्स. देन स्टूडेंट 1, 2, 3 and 4 should read out the 6 sentences one by one according to the order of the words in exercise 3 and all others should write these in their notebooks. सिर्फ यही पर्पस है कि आप मिल के ग्रुप स्टडी के अंदर बैठ के इन सारे वर्ड्स के 24 वर्ड्स के सेंटेंसेस क्रिएट करो और उसको अपनी नोटबुक में लिखो, और अच्छे सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें. उसके बाद उनको एडिट करें और एडिट करने के बाद उनको आप नोटबुक में लिखिए. एक्सरसाइज 5 है टिक द करेक्ट कॉलम फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन इन द टेबल. अब आपने ट्रू और फॉल्स का कॉलम दिया हुआ है. कॉलम में से जो सही है, जो ट्रू है, तो आपने ट्रू में टिक करना है. अगर स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, तो आपने फॉल्स में टिक करना है. ठीक है. नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? जिन्ना वांटेड मुस्लिम्स टू हैव मोर राइट्स इन पाकिस्तान. ज़ाहिर है कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए वतन हासिल किया पाकिस्तान, और यहाँ दीन के लिहाज से लोगों को मजहबी और मुकम्मल शख्सी आज़ादी हासिल को, ये भी उनका मकसद था. लेकिन ये मतलब नहीं था कि मुसलमानों को ज़्यादा हकूक़ हासिल होंगे और नॉन मुस्लिम के साथ कोई जुल्म होगा या उनको बराबर के हकूक़ नहीं दिए जाएंगे. ये नहीं वो चाहते थे. सो इट इज़ रॉन्ग. सो टिक इन द फॉल्स कॉलम, क्योंकि तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर होते हैं. नंबर 2, जोया एंड अंबर ऑफर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्लामा इकबाल. अब जोया और अंबर स्टूडेंट्स तो आपने देखा ही नहीं है. इसमें हुमा, लुबना है, ताहिरा हैं, दूसरे सारे स्टूडेंट्स. इन स्टूडेंट का जिक्र नहीं है. सो इट्स फॉल्स. टिक इन द फॉल्स कॉलम. नंबर 3, कायद-ए-आज़म फर्स्ट जॉइंड द कांग्रेस एंड देन द मुस्लिम लीग. कायद-ए-आज़म ने पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके बाद मुस्लिम लीग. बिल्कुल ठीक. ट्रू में टिक कर दें. टिक इन ट्रू कॉलम. नंबर 4, बोथ कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल वर बैरिस्टर्स. ट्रू. नंबर 5, अल्लामा इकबाल रोट 2 लेटर्स टू कायद-ए-आज़म इन 1938. बिल्कुल, अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को ख़त लिखे थे, लेकिन 38 में नहीं 37 में लिखे थे. 1937 सही है, तो 38 फॉल्स है. फॉल्स में टिक कर दें. नेक्स्ट है, इन हिज लेटर्स ही सेड दैट मुस्लिम शुड डिमांड अ सेपरेट स्टेट. बिल्कुल उनकी डिमांड यही थी, मुतालबा यही था अल्लामा इकबाल का, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ख़त में भी किया था जो उन्होंने कायद-ए-आज़म को लिखा या हदूद लिखे थे. तो इसलिए ये ट्रू है. 1 false, 2 false, 3 true, 4 true, 5 false, 6 true.
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 5 के आंसर्स टैली कर लें. 1 false, 2 false, 3 true, 4 true, 5 false, 6 true. Exercise number 6. The following tables have quoted from the speeches of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. जी आपको टेबल दिए गए हैं. टेबल 1 भी है, ए है और टेबल बी है. ये दोनों टेबल्स में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की जो तकरीरें हैं, जो स्पीचेस हैं उनकी, उनमें से लिए गए हैं. द फर्स्ट पैक ऑफ ईच कोट इज़ इन टेबल ए एंड द सेकंड पैक्ट इन टेबल बी. सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है वो टेबल ए में है और इसका दूसरा बी में है. दोनों डॉजिंग में है, आपको मैचिंग में निकालना है. ठीक है. अब आपने क्या करना है? Work in the pairs and complete the quotes. Write the alphabet in the answer column in table A. The first one has been alone as an example. आपने क्या करना है कि जो भी इसका आंसर मैचिंग में है टेबल 2 में, वो ऑप्शन आपने लिखनी है. जैसे कि नंबर 1 का आंसर कहीं भी होगा, वो ऑप्शन आपने, जैसे डी है या एफ है, वो आंसर उसका यहाँ पे लिख देना है इस कॉलम में. आंसर कॉलम में टेबल ए में. और टेबल बी में क्या करना है कि वो जो लाइन, वो सेंटेंस जहाँ पे फिनिश हो रही है वो किसका डायलॉग है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा या कायद-ए-आज़म ने कहा. नाउ वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आउट हु सेड दीज वर्ड्स. राइट क्यू फॉर कायद-ए-आज़म एंड ए फॉर अल्लामा इकबाल इन द पर्सन कॉलम इन टेबल बी. टेबल बी में जो पर्सन कॉलम बना हुआ है वहाँ पे आपने जिनका ये डायलॉग है उनका नाम मेंशन कर देना है. तो आपने हेल्प कहाँ से लेनी है? वही टेक्स्ट जो आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है इस चैप्टर का, उसको गो थ्रू करते हुए, उसको देखते हुए आपने इसको रिप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. टेबल ए, नंबर 1, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स. इसका आंसर है डी. डी ऑप्शन पे देखिए. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो ये किसने कहा था? साथ ही आप डायलॉग के लिए भी आप पर्सन कॉलम को फिल कर लो. ये किसके अल्फाज हैं? कायद-ए-आज़म के. तो यहाँ पे क्यू लिख लें या कायद-ए-आज़म लिख लें, यानी टेबल बी में आप क्यू लिख लें. नंबर 2 पे आ जाइए. टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर. इसको आप मिलाइए ऑप्शन एफ़ के साथ. टेबल बी में ऑप्शन एफ़ देखिए, एफ़ लिखे आंसर यहाँ पे. एफ ऑप्शन क्या है? एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स थ्रू विच द मुस्लिम्स लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक. ये कायद-ए-आज़म ने कहा था जब अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई. उस मौके पे कायद-ए-आज़म ने उनकी प्रेज़ में, उनकी तारीफ़ में ये कहा था. तो ये स्टेटमेंट कायद-ए-आज़म ने कही. अब पर्सन बॉक्स में आप क्यू लिख दें, यानी कायद-ए-आज़म. अब नंबर 3 पे आइए. द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया. इसको कंटिन्यू करें आप ए के साथ. आंसर में आप ए लिखें और ए पे आ जाइए. इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस. और ये किसने कहा था? अल्लामा इकबाल ने. तो पर्सन में आप लिखें अल्लामा इकबाल. अब नंबर 4 पे आ जाइए. एट डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम. इसका आंसर है ई. ये ऑप्शन को कंटिन्यू करें. नीचे टेबल बी में ई है. दैट हैज़ सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट मुस्लिम्स दैट सेव्ड इस्लाम. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मुसलमानों ने नहीं. तो यहाँ पे पर्सन बॉक्स में आप लिख दें अल्लामा इकबाल. अब नंबर 5 पे आ जाइए. माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी. इसका आंसर है, आंसर में लिखिए सी और सी नीचे देखिए टेबल बी में क्या है? जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी. इंसाफ और मुकम्मल गैर जानिबदारी. ये किसके अल्फाज हैं? ये अल्लामा इकबाल के हैं. तो पर्सन ब्लॉक में आप लिखिए क्यू, यानी कायद-ए-आज़म. अब नंबर 6 पे आ जाइए. आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड. इसका आंसर है जी. टेबल बी में जी देखिए. टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पर्सन्स के कॉलम में आप क्यू लिखें क्योंकि यहाँ ये कायद-ए-आज़म ने कहा था. नंबर 7 पे लिखिए वी आर ऑल सिटीजन्स. इसको ऑप्शन बी से मिला है. बी आंसर में बी लिखिए और बी ऑप्शन देखिए. एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट. और पर्सन कॉलम में भी लिखिए क्यू क्योंकि ये कायद-ए-आज़म ने ही कहा था. कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं.
अब इसके आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट 4.1 एक्सरसाइज 6, इसके आंसर्स हैं, इनको टैली कर लें, आप नोट कर लें। टेबल ए में के आंसर्स आएंगे 1D, 2F, नंबर 3 पे A, नंबर 4 E, नंबर 5 C, नंबर 6 G, नंबर 7 B। यानी ये जो हाफ सेंटेंसेस टेबल ए में हैं उनको नीचे टेबल बी में जो हाफ रिमेनिंग सेंटेंसेस पार्ट्स हैं रिमेनिंग सेंटेंसेस के, तो उनको उनके साथ मैच करना है इन ऑप्शंस के साथ, ये आंसर्स हैं। और फिर टेबल बी में हमने ये लिखा था कि स्पीच के ये डायलॉग्स किसने कहे थे, अल्लामा इकबाल या कायद आज़म, पर्सन ब्लॉक में, तो उनके आंसर्स ये हैं। नंबर 1 टेबल बी के आंसर्स 1 अल्लामा इकबाल, नंबर 2 कायद आज़म, नंबर 3 कायद आज़म, नंबर 4 कायद आज़म, नंबर 5 अल्लामा इकबाल, नंबर 6 कायद आज़म, नंबर 7 कायद आज़म। या फिर इसको आप ABCDEFG भी कह सकते हैं, जैसे कि बुक में मेंशन है टेबल 2 में। थैंक यू। टेबल भी ये वही है जो हम कर चुके हैं ऊपर एक्सरसाइज 6 में। एक्सरसाइज नंबर 7 देखिए, गो बैक टू एक्सरसाइज 6 एंड फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन। आफ्टर दिस राइट 7 कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक लाइक दिस। अब आपने क्या करना है कि ये टेबल ए और बी दोनों टेबल्स दिए गए, इन सेंटेंसेस को हमने मिलाया और फिर लिखा कि ये किसने बोले, यानी कायद आज़म ने कहा या अल्लामा इकबाल ने कहा। अब आपने ये देखना है कि इसमें टोटल 7 सेंटेंसेस हैं स्पीचेस में से, ये सब आपने इनके साथ आपने सेंटेंसेस बनाने हैं कि ये कब कहा, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने कब इस तरह किस मौके पे कहा था। ये सब आपको टेक्स्ट के अंदर से ही मिलेगा, जो आपने रीडिंग की है बुक में उसी से। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, लाइक फर्स्ट सेंटेंस क्या है टेबल ए में कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स and you are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan। ये कायद आज़म ने कहा था और कब कहा था, इसका ज़िक्र जो है वो टेक्स्ट में है, हमने रीडिंग की है। जैसे ये एग्जांपल है, ऑन अगस्त 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ पाकिस्तान द कायद आज़म सेड दीज वर्ड्स। इस तरीके से आपने सारे सेंटेंसेस के आंसर्स को मैनेज करना है, प्रॉपर बनाना है। जैसे टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, नंबर 2 ऑप्शन पे है टेबल ए में, टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर, इसका आंसर एफ में था। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। तो ये कायद आज़म ने कहा था अल्लामा इकबाल के लिए, और कब कहा था, व्हेन ही वॉज डाइड, व्हेन अल्लामा इकबाल वॉज डाइड इन 1938। कायद आज़म प्रेज्ड देम इन सच वर्ड्स, और आगे ये आपने ये लिख देना। इस तरह से आपने ये सारे सेंटेंसेस हैं टेक्स्ट में से देख के कि ये कब कहा गया और किस डेट को किस मौके पे कहा गया, ये आपने इसी तरह से कंपोज करके ये सेंटेंसेस क्रिएट कर लेने हैं। ये मज़ीद आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेगा, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से गैदर की है उसको भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और वो आपकी मेमोरी में महफूज रहेंगी। यूनिट 4.1 की एक्सरसाइज नंबर 8 है, वर्किंग पेयर्स एंड ऑरली डिस्कस द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसको आपने ओरली डिस्कस करना है, यानी ये स्पीकिंग एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। आफ्टर यू हैव डिस्कस द रीज़न री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक्स। अब डिस्कशन के बाद जब आप रीज़न को देख लो, डिसाइड कर लो, फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिखो बाय स्टेटिंग द रीजंस। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जिन्नाज इस अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल्ड इन द रीसेंट हिस्ट्री। आज की मौजूदा तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जो कायद आज़म ने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसकी मिसाल आज की तारीख़ में, मौजूदा तारीख़ में नहीं मिलती। तो आगे आपने इसकी रीज़न देनी है, इसी को सेंटेंस को ज्वाइन करती हुए। नंबर 1 की एग्जांपल है बिकॉज। बिकॉज से आप स्टार्ट करो। बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर लीडर्स
बहुत सारे दूसरे लीडर्स की तरह हु ओनली फ्रीड देयर कंट्रीज़ फ्राम फॉरेन रूल, जिन्होंने बैरूनी ताकतों से अपनी कौम को, अपने मुल्क को छुड़वाया, उनको आज़ादी दिलवाई. ही नॉट ओनली गॉट फ्रीडम, कायद आज़म ने ना सिर्फ आज़ादी दिलवाई बल्कि मैनेज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, बल्कि मुसलमानों के लिए एक नई रियासत को तश्कील किया. ये बड़ा कारनामा, ये बड़ी अचीवमेंट है और ये डिफरेंट है. ठीक है, ये आपने रीज़न दे दी. इसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस हैं, इनकी रीज़न अपने माइंड से सोच के आप क्रिएटिव रीज़न्स बनाइए. पहले ओरली डिस्कस करें, फिर इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. लाइक नंबर 1, जिन्ना's अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल्ड इन रीसेंट हिस्ट्री, ये तो हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 2, द कायद वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल फेथ्स. कायद आज़म की इज़्ज़त करते थे तमाम लोग, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इज़्ज़त करते थे. क्यों? क्योंकि ये हर शख्स की मजहबी और शख्सी आज़ादी के कायल थे. डिस्क्रिमिनेशन और पार्शलिटी के ख़िलाफ़ थे. जस्टिस और पार्शलिटी होनी चाहिए थी. ये इनके जर्नल और रूल्स थे. तो आप जो आपकी समझ में आए, जो भी आपने प्रॉपर रीज़न इसकी देनी हो, आप इसी तरह से बिकॉज करके इसको रिप्लाई कर सकते हो. नंबर 3 है, कायद आज़म लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस. कायद आज़म ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा था कायद आज़म ने? Because as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. क्योंकि कायद आज़म तो सपोर्ट कर रहे थे कि लोगों में यूनिटी हो जाए, लेकिन जब वो कांग्रेस का मोटिव जान गए तो फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है. ये इसका रीज़न है, राइट. नंबर 4, डिस्पाइट strong opposition by the British and the Hindus, कायद आज़म succeeded in creating पाकिस्तान. बरतानिया और हिंदू ने बहुत सख्त मुखालफत की कि पाकिस्तान की तामीर ना हो सके, तश्कील ना दिया जा सके अलग रियासत को. फिर भी अल्लामा इकबाल और कायद आज़म इसमें कामयाब हो गए. क्यों? इसकी क्या वजह है? Number 5, अल्लामा इकबाल would point out some of the defects in the philosophical systems of the West. अल्लामा इकबाल ने मजहबी सकाफ़त में जो फ़लसफ़ियाना कुछ निज़ाम था, उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट किया. क्यों? बिकॉज क्यों? डॉक्टर इकबाल डिड नॉट स्पीक री-इलेक्शन टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल. वन ऑफ द इकबाल्स बिगेस्ट पोलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इज़ हिज इलाहाबाद एड्रेस. खुतबा इलाहाबाद के बारे में. अल्लामा इकबाल वांटेड द मुस्लिम्स टू पुट देयर फेथ इन इस्लाम. बस ये जो भी स्टेटमेंट है, आपने इसकी रीज़न्स, क्योंकि आपने सारा चैप्टर पढ़ा है, कॉम्प्रीहेंड किया, और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में तो हम बचपन से ही डिफरेंट बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं. तो इस स्टेटमेंट को रीज़न देना, इसकी रीज़न को जस्टिफाई करना, कैसे करना है, ये आपके लिए क्रिएटिव एक्टिविटी है. और क्रिएटिव काम करने से ही आता है. जितना मर्ज़ी हम सीख लें, सुन लें, लेक्चर लें, कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होते हैं, लेकिन हम तभी इस काबिल होते हैं कि हम खुद से कर सकें जब हम वाकई में खुद से करेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करें. इस बुक्स में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो आपकी सारी स्किल्स को, लैंग्वेज से रिलेटेड और स्पेशली क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव करेगा. तो आप अपनी ऑन एफर्ट को यूटिलाइज़ करें और ख़ुद से क्रिएट करने की कोशिश करें. एक्सरसाइज 9B कुछ इस तरह एक क्रिएटिव है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड मेक माइंड मैप्स ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ दीज ग्रेट पर्सनालिटीज़. 3 का ग्रुप फॉर्म कीजिए, स्टूडेंट्स मिल के काम करें, जैसे कि कायद आज़म के ऊपर और अल्लामा इकबाल के ऊपर. आप माइंड मैप बनाइए, आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, आप स्पीच कर सकते हो इनके ऊपर, एक स्पीच लिखें. जैसे क्वालिटीज़ एज अ पर्सन, कायद आज़म की एक शख्स की हैसियत से क्या क्या खुसूसियात थी, खूबियाँ थी. फिर उनका विज़न पाकिस्तान के लिए क्या था, पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या थी, वो क्या सोचते थे, उनका तसव्वुर क्या था पाकिस्तान से मुतालिक. व्हाट शुड वी डू टू मेक पाकिस्तान ग्रेट. हमें पाकिस्तान को अजीमतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, ये 3 स्टेप्स में डिवाइड करके आप ऐसे कंपोज कर सकते हैं या फिर एक स्पीच कंपोज कर सकते हैं, और स्पीच को प्रिपेयर करें
और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें। इसी तरह अल्लामा इकबाल के ऊपर लिखने के लिए या स्पीच ऐसे कंपोज करें, या आप कुछ भी एक थीसिस बना लें छोटा सा, या कुछ डाटा कलेक्ट कर लें, प्रेजेंटेशन बना लें। एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी अल्लामा इकबाल की जो तालीमी सरगर्मियाँ, तालीमी कारनामे हैं, जो उन्होंने हासिल की डिग्रीज़, उनके बारे में बताना है। फिर ड्रीम अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या ख्वाब देखा, एंड एडवाइस टू मुस्लिम्स, और इस्लाम और दीन की बेस पे उन्होंने मुसलमानों को क्या नसीहत की। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं। इनको लेके आपने, इन तीनों मेन पॉइंट्स को लेके आपने ये प्रेजेंटेशन डेवलप करनी है और कंपोज करनी है। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.